नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह की राजनीति हम आचार्य जी से शुरुआत करेंगे। चूंकि हम जसराना विधानसभा क्षेत्र में हैं तो हम जानेंगे आखिर जसराना विधानसभा क्षेत्र की राजनीति क्या कहती है, विकास क्या कहता है, यहाँ की जनता क्या कहती है। तो आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। आरके टीवी पर आपको बता दें, ये गौ सेवा का एक आश्रम भी चलाते हैं और अपने आप में बहुत महान है। अभी जब मैं आई थी यहाँ पर तो मैंने देखा कि भारत का संविधान, बाबा जी का संविधान जो लिखा हुआ वो भी पढ़ रहे थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज जसराना के तमाम सवालों पर सीधे आचार्य प्रवीण कुमार शास्त्री जी से सीधे बात करेंगे और जानेंगे। शास्त्री जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शास्त्री जी, पहला सवाल मेरा, चूंकि अभी भी बाबा जी के सामने जो संविधान की बुक है वो रखी हुई है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप संविधान की बुक को किस तरह से पढ़ रहे थे। देखिए, ये मानव जीवन जो है वो दो तरह से चलता है। एक तो व्यक्तिगत जीवन के आधार पर, जिससे हम जीने के लिए हमारी परंपराएं, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जो भी धार्मिक परंपराएं हैं उसके आधार पर हमारा व्यक्तिगत जीवन चलता है। जब हम भी सामाजिक जीवन चलते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, तो हम एक जो हमारा धर्म होता है, एक ग्रंथ होता है, एक जो है वो देश का संविधान होता है। वो वही आज हमारे पास ये भारत का संविधान था और आज मैं इसको सुबह सुबह से निकाल करके मैं इसको रखा हूं और इसको मैं पढ़ रहा हूं। खासतौर से मेरा ध्यान जो था वो आज की इसकी प्रस्तावना पे था और मैं जो पढ़ रहा था इसको, तो जीवन का जो मूल आधार क्या है कि सामाजिक व्यवस्थाएं। तो सामाजिक व्यवस्थाएं वो कौन देता है? वो सरकार देती है। और सरकार किस पे काम करती है? वो संविधान पे काम करती है। इसलिए हर व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जो हमारे सनातन धर्म में है, उसको पढ़ना चाहिए व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, बेरोजगारी के लिए, इन सब के लिए हमको भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। और संविधान के आधार पर हमें अपने हक और अपनी जिम्मेदारी दोनों का ज्ञान होना चाहिए और उनके आधार पर जीवन जीना चाहिए और काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने भारत के संविधान के लिए। मेरा दूसरा सवाल शास्त्री जी, चूंकि मैं जानना चाहूंगी आप कब से शास्त्री हैं और किस तरह से यहाँ जसराना विधानसभा के क्षेत्र को, जनता को सेवा दे रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है? जी जी जी, मैं मूल रूप से ग्राम बेहड़ी पड़ता है यहाँ से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे। मैं वहाँ का मूल रूप से मेरा पैतृक जो मेरा निवास है, पैतृक जो घर है, हमारा जो जन्म स्थली है वो वहाँ है। और हमारे पिताजी 78 में हमको जसराना लेके आ गए, क्योंकि उस समय मैं वर्तमान में तो मैं 3 भाई हूँ, मेरे 2 भाई जुड़वा पैदा हुए, वो यहीं जसराना में पैदा हुए। उस समय हमारे गाँव में बदमाशों का बड़ा बोलबाला था। बदमाश हमारे गाँव में आके रुकते थे और गाँव का कोई मार्ग नहीं था और थोड़ा सा मध्यम वर्गीय संपन्न परिवार था हमारा। तो कभी ऐसा भय था एक पुत्र के होने के नाते से कि कहीं हमारी कोई अपराधी, कोई हमारी पकड़ न कर ले जाए कोई, तो इसके भय से हमारे पिताजी और हमारा परिवार जो शिक्षा से जुड़ा हुआ परिवार रहा है, हमारे बाबा जो थे वो हिंदी उर्दू मिडिल पास थे, सेकंड परिवार में वो फौज में थे हमारे बाबा। बाद में वो सन 48 में फौज की छटनी हुई तो मास्टर हो गए आकर के यहाँ से। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, जूनियर हाई स्कूल में हेड मास्टर थे। 2010 में रिटायरमेंट हुआ है। मैं खुद इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ इस समय वर्तमान में। मेरे 3 भाई हैं, जिसमें एक दूसरा परिषदीय विद्यालय में अध्यापक है और एक मेरा भाई 2006 बैच का IPS है, जो वर्तमान में DIG के पद पर यूपी कैडर में ही इस समय सेवारत है। तो मैं जब हम लोग 78 से हमारा परिवार यहाँ जसराना आ गया, जब इसे मैं बचपन से ही मेरे आध्यात्म के प्रति और समाज के प्रति मेरी बड़ी रुचि रही है। और कक्षा 11 में जब मैं पढ़ता था उस समय मैं धोती पहनता था, मेरी लंबी चोटी थी और मैं तिलक लगाता था। तो लोगों ने यहाँ प्यार से मुझे शास्त्री शास्त्री जी कहने लगे। तो वही मेरा एक टाइटल बन गया और मुझे मेरे नाम के साथ, प्रवीण कुमार के नाम के साथ मेरा शास्त्री जुड़ गया। तो अब लोग मेरा एक टाइटल बन गया तो उसी नाम से मुझे प्यार से बोल देते हैं। लेकिन संत बीज पलटे नहीं, चैन जुग बीते अनंत, और नीच ऊंच घर उपजे रहे संत का संत, ऐसा हमारे उसमें संतों का कहना है। और मैं 2019 में इलाहाबाद कुंभ में मैंने जाके बैरागी ले लिया और मैं साधु हो गया हूँ। निर्माणी अखाड़े से, जो हमारी गद्दी हनुमानगढ़ी अयोध्या में है, और मैं बैरागी साधु हूँ। मेरा आश्रम है पटिकरा के पुल पे और मैं वहाँ ज़्यादातर समय मेरा वहाँ होता है, लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहती हैं। तो आज मैं जसराना आया हुआ हूँ और घर पे मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं लगातार सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक गतिविधियों में मैं हमेशा रहता हूँ। दूसरा, जैसे कभी आपने बात कहा था, मेरे परिचय भी दिया था, गाय को लेकर मैं काम चलाता हूँ। मैं लगातार
गाय के लिए मैं सरकार को लेटर लिख रहा हूं, सरकार के लिए बोल रहा हूं, सरकार को ट्वीट कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचार है तो वो गौशालाओं का है जी। हाँ, गौशालाओं का है। गौशाला के माध्यम से केवल एक सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरा कहना यह है कि मेरे पास भी, मुझे नहीं पता था, एक बार सीबीओ साहब आए थे तो उन्होंने देखा कि मेरे आश्रम में गायों की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, तो मुझसे बोले कि आप मेरा रजिस्ट्रेशन करा दो, आपको 30 रुपया गाय का प्रतिदिन मिलेगा। मैंने कहा नहीं, गाय का मेरा एक अपना शौक है, गाय मैं अपने शौक के लिए रखता हूं। उसमें मेरे पास 35 यानी 35 या 36 गाय थी। उस समय सीबीओ साहब आए थे। मैंने कहा नहीं, मैं अपने शौक के लिए गाय रखता हूं, और आज तक बताऊं मैंने कभी कोई गाय दूध वाली नहीं रखी। बिल्कुल, जैसे कि शास्त्री जी आप गाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो चुनावी मौसम जो है वो बहुत गर्मा हुआ अभी देखने को मिल रहा है। हमने तमाम गांवों में गए, चाहे वो सिरसागंज विधानसभा हो, चाहे वो जसराना, तो गाय को लेकर एक बड़ा सवाल जो है वो मन में पैदा है। किसान भी परेशान है, क्योंकि हम अगर पूर्व सरकारों की बात करें तो गो हत्या या गायों को काटना ये एक पाप था, घोर पाप था, जिसमें हम, आप शास्त्री जी हैं, 33 कोटि देवी देवता भी वास करते हैं। तो सरकार जब सत्ता में आई, सरकार का साफ तौर पर कहना था कि हर गांव में गौशालाएं बनाई जाएंगी, और आज हम देख रहे हैं गौशाला भी नहीं है, गाय बेहद परेशान है, किसान परेशान है। वही मैं कह रहा हूं, वही मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था। आपने प्रश्न आगे कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा कहना यह है कि गौशालाओं के नाम पर जो लूट हो रही है उसे बंद करना चाहिए। अब हमको करना क्या चाहिए? एक गाय का 30 रुपया मिलता है, यानी महीने में 900 रुपए हो गया। मेरा कहना है यह है कि अगर यही गौशालाओं को, प्रथा को बंद कर दिया जाए, कोई साधु, कोई आचार्य, कोई व्यक्तिगत शौकीन रूप से अगर गौशाला बनाना चाहता है तो उसका व्यक्तिगत उपक्रम हो सकता है, व्यक्तिगत उसकी आस्था हो सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा गौशालाओं को संचालित नहीं करना चाहिए। और गौशालाओं को जो पैसा दिया जाता है 30 रुपया पर डे के हिसाब से, 900 रुपए महीने, वो सीधे किसान को अगर देने लगे, 1000 रुपया प्रति गाय या गौवंश के नाम पर दे दिया जाए तो गाय की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इनको कोई सोचना नहीं चाहता, इस पर कोई दिमाग से काम नहीं करना चाहता। और गाय की आज स्थिति ये हो गई है कि गाय एक विवाद का मुद्दा बन गई है। गाय पे चर्चा करते ही एक विवाद खड़ा हो जाता है, एक समस्या खड़ी हो जाती है, एक बड़ा अपराध सा हो गया है। एक और बात बताना चाहूं, जैसा कि आपने प्रश्न किया, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। गाय उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए माता हो गई है, और पूर्वांचल में, साउथ में आपका क्या कहना है? हम गौमांस बंद नहीं होने देंगे। गौमांस आपको खिलाएंगे, गोवा में आप गौमांस खिलाएंगे, केरल में आप गौमांस खिलाएंगे, वहां के लिए आप, तो ये कंफ्यूज लोग हैं। ये केवल ये देख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य की पूर्ति कहां हो रही है, हमारी स्वार्थ सिद्धि कहां हो रही है। अब एक बात में दो बातें कैसे सिद्ध हो जाएंगी? गाल भी फुलाएंगे और हंसेंगे भी। या तो गाय को माता मानिए, पूरे देश में कहिए, और आपको संविधान में आपके पास पूरा बहुमत है, आपको 1 मिनट में आप तत्काल अध्यादेश ले आइए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, उसे अपराध घोषित कर दो। आप अपराध भी घोषित नहीं करना चाहते। एक और बात बताऊं, यहां गाय छूट भी रही है। पूर्व सरकार में गाय को कोई गौशाला के इस तरह के उपक्रम, बहुत सारे काम हुए, लेकिन कोई इस तरह का नहीं हुआ था कि किसी के खेत खाए जा रहे हो या कोई नुकसान हो रहा हो। और गाय का जो सबसे बड़ा जो मीट का जो निर्यात किया गया है वो इसी सरकार का है ना। तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये लोग किस तरह से गाय को माता मान रहे हैं और क्या समाज को परोसना चाहते हैं। बिल्कुल, तो अब हम बात करेंगे गाय का मुद्दा हमने इसलिए शुरू किया चूंकि हमने जगह जगह गांव जाकर देखा, बेहद किसान परेशान हैं, हमें सड़कों पर, खेतों में गाय देखने को नजर आती हैं। अब हमारा सवाल है जसराना की राजनीति पर, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, तमाम प्रत्याशी अखाड़े में है। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है वो भाजपा बनाम सपा। तो क्या मानते हैं, क्या माहौल है राजनीति का? जनता क्या चाहती है आपकी? जसराना की जनता विकास चाहती है, जसराना की जनता भ्रष्टाचार मुक्त चाहती है, जसराना की जनता जो है वो अपराध से मुक्त होना चाहती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में 5 साल का कार्य जो हुआ उसमें पूरे जसराना विधानसभा में कह सकता हूं, किसी भी गांव में जाइए और उसको जाकर एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि आपके विधायक द्वारा कराया गया कौन सा काम है आपके गांव में। मुझे नहीं लगता कि पूरे जसराना विधानसभा में कोई व्यक्ति गिना पाएगा ये काम किया। मैं खुद में पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मैं जानता हूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं पूरी विधायक निधि का 5 साल तक कहां प्रयोग किया गया। कहीं हमें कहीं शिलालेख, कहीं उनकी पट्टिका, कहीं उनके द्वारा कराया गया कार्य हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता जिसमें कोई जन कल्याण हुआ हो। एक बात, मुझे नहीं लगता कि विधायक जी ने कोई ऐसा जन कल्याण के कार्य के साथ साथ कोई ऐसा काम किया हो शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, मेरी समझ में तो नहीं आता। इसलिए यहाँ की जनता का मूड जो है केवल और केवल परिवर्तन का है,
यहाँ परिवर्तन चाहती है यहाँ की जनता। सीधा सीधा मुद्दा है विकास का। 5 साल में कोई रोड नहीं बना। आप जिस रोड से आए होंगे, शुकाबाद से जसराना के लिए आए हैं, वो रोड समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ था। अब आप देख रहे होंगे कि इस रोड पर कितने दच्चे हो गए हैं, कितने गड्ढे हो गए हैं, आज कितनी तकलीफ हो रही है। ये 5 साल के कार्य का परिणाम है। एक सिंगल रोड पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक सिंगल रोड नहीं बनाया गया। ये हमारे जसराना का मुद्दा है। ठीक है, ये सड़क का मुद्दा जैसे कि आपने बताया। अगर हम बात करें मौजूदा विधायक और मौजूदा सरकार की, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार जब सत्ता में आई थी, सरकार का साफ कहना था कि हम 6 महीना में गड्ढा मुक्त कर देंगे यूपी को, सड़कों का जाल बिछा देंगे, ऐसे बयान आते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, सिरसा जसराना में ऐसा कुछ हुआ? बुध में कह रहा हूं, मैं अभी जो आपको बताया कि पूरे 4.5 साल हो गए, अब तो 5 साल की बात कर रहा हूं। पूरे 5 साल का कार्यकाल इनका पूरा होने जा रहा है। एक सड़क मुझे बता दें, यहाँ से घेरोड से हमारा रोड जाता है मुस्ताबाद और फरिया के लिए, एका के लिए, कहीं रोड पर काम हुआ हो? एटा से लेकर शुकाबाद तक कहीं काम हुआ हो? किसी लिंक रोड पर काम हुआ हो? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कहीं कोई काम हुआ है। सड़क नाम का कोई कार्य नहीं किया गया इन पूरे 5 साल के अंदर। बिल्कुल। आप विधानसभा जसराना में हैं, तो अब क्या माहौल क्या है, किसकी लहर है? इस समय पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों का मत बन चुका है। हाँ, संघर्ष बहुत, मुकाबला बहुत कड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ लोधी बनाम यादव यहाँ चलता है। दोनों जातियों का बाउल है। कभी यादव होते हैं तो कभी लोधी यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। लोधियों में माननीय बीडी वर्मा जी, जो हमारे पहले एमएलए जसराना से हुए थे, उसके बाद में रघुनाथ सिंह वर्मा जी हुए हैं, और तीसरे एमएलए के रूप में हमारे वर्तमान में जो राम गोपाल और पप्पू लोधी जी हैं वो हुए हैं। बाद बाकी का जो भी रहा है वो यादव होते हैं। इन दो में से एक होना है। जातिगत पे होता है, विकास मुद्दा होता है, लेकिन जातिगत आधार पे भी रहता है। वो मूल आधार जातिगत रहता है, सीधी बात है। मैं कोई लाग लपेटे में बात नहीं करूंगा। अब की बार भी ऐसा मुद्दा रहेगा, जातिवाद जनता देखेगी, पूर्ण रूप से देखेगी, पूर्ण रूप से देखेगी। और विकास साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होता। विकास जरूरत, पिछली बार भी यहाँ एक और बता दूं मैं आपको, जो कोई नहीं बताएगा पूरी विधानसभा में। यहाँ लोधी समाज का एमएलए तभी बनेगा जब यादव के कुछ लोग वोट करते हैं लोधी राजपूत को। जब जब यादव वोट कब करेगा? जब किसी यादव से नाराज हो जाएगा, तब वो लोधी समाज को वोट करेगा। बीडी वर्मा जी तब एमएलए बनते थे जब यादव समाज के उनको लोग वोट करते थे। रघुनाथ सिंह वर्मा जब जब एमएलए हुए हैं, जब जब यादव समाज के गांव भेड़ी है, जफारा है, सलेमपुर है, खड़ीत है, मिलावली है, इस तरह के मजबूत गांवों में वोट बटा है, तब वो हमेशा एमएलए बने। पिछली बार पप्पू लोधी को भी जो जितने यादव मशहूर गांव हैं, बड़े गांव हैं, उनमें भी काफी तादाद में वोट मिला है। जब जब लोधी राजपूत बनेगा, यादवों ने वोट किया होगा तब बनेगा। और जिस दिन यादव का वोट नहीं करेगा, यहां कभी एमएलए नहीं बनेगा। तो इस बार पूर्ण रूप से यादवों का जो उत्पीड़न हुआ है, जो जातिवाद के आधार पर जो उत्पीड़न किया गया है, जातिवाद के नाम पर लोगों को परेशान किया गया है, उसके आधार पर इस बार यादव समाज जो है पूरा एकजुट होकर के वोट करेगा। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मेरी समझ से जो जा रही है लहर, जो समाजवादी पार्टी, जैसे कि शास्त्री जी आपने कहा लहर समाजवादी पार्टी की है। हम अभी देख रहे हैं कि पहले टक्कर समाजवादी पार्टी और भाजपा में चल रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर एक घमासान मचा हुआ है। ऐसे में आप जसराना विधानसभा से काफी पुराने समय के हैं, राजनीति में देखा भी होगा क्या उतार चढ़ाव आए। तो मेरा सवाल है, क्या होने वाला है, क्या है, जनता कहाँ जाए? जनता तो परेशान है। हमेशा रहा है, बंटवारा हमेशा हुआ है। मुझे मालूम है यहाँ से 1993 में भी ऐसी स्थितियां थी। 1993 में भी यही स्थिति थी। मुझे पता है, बाबूजी बलबीर सिंह जी, बाबूजी जयदान सिंह यादव जी, सुरेंद्र सिंह दद्दा जी, ये लोग भी थोड़े विपक्ष में थे। उसके बावजूद ही समाजवादी पार्टी से रामजी सिंह यादव ने चुनाव जीता था। एक बार ब्लॉक प्रमुख एका के माननीय मिथिलेश यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन था, उनको 2800 वोट मिला था। एक बार चुनाव उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था और उनको 3300 वोट मिला था। एक बार बीएसपी से माननीय श्यामपाल सिंह यादव जी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के साथी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था और जैसा लगा था कि शायद चुनाव जीत जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी। उसके बाद उनका आंकड़ा निकाल लीजिए कि एससी का वोट जितना था वो सब वोट निकल करके बाद बाकी उनको यादव समाज का कितना वोट मिला था। तो ऐसा नहीं है कोई एक बार में, कभी ऐसा नहीं रहा कि एक क्षेत्र कभी यादवों ने वोट किया। यादवों का वोट हमेशा कटता रहा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है, मुझे मालूम है। दूसरा एक और उदाहरण दे दूं, यहाँ आपको बता देना चाहता हूं, जसराना से नेतृत्व 4 बार माननीय रामजी सिंह यादव ने किया है और 4 बार रामजी सिंह यादव ने नेतृत्व किया। उन्होंने रोड बनवाया, उन्होंने यहाँ ट्यूबवेल लगवाए, उन्होंने यहाँ लोगों के लाइसेंस कराए, लोगों को नल उपलब्ध कराए, लोगों को ठेकेदार बनाया और जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल नसीब नहीं थी उन लोगों को स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में चलवाया।
उन माननीय विधायक जी ने जब पिछला बार चुनाव लड़ा बगावत करके, तो उनको टोटल 11,500 के आसपास कुछ वोट मिला था। जिसने 4 बार नेतृत्व किया हो विधानसभा का और इतने लोकप्रिय विधायक रहे हों, वो 11,000 11,500 में सिमट जाएंगे, आप अंदाज लगा लीजिए। और जिसमें अन्य समाज का भी उनका वोट था, यादव समाज का वोट था, आप अंदाज लगा लीजिए। मैं इशारों में कह करके समझाने का प्रयास करूंगा, ज्यादा मैं थोड़ा सा नहीं कहना चाहूंगा। मर्यादा बनी रहनी चाहिए, शालीनता बनी रहनी चाहिए। अब आप समझ जाइए कि यादवों का यहां समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा विरोध हो सकता है और कितना इनका वोट कट सकता है। बिल्कुल शास्त्री, ये बड़ा सवाल ऐसे में जैसे हम गांव-गांव शहर जा रहे हैं विधानसभा जसराना में, तो हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर जैसे शिव प्रताप जी भी आगे आ रहे हैं, सचिन जी हैं जो पार्टी उनको टिकट देने की बात कह रही है, लगातार सबसे ऊपर नाम उनका आ रहा है। तो आखिर मैं ये चाहती हूँ, ये दोनों प्रत्याशी है कैसे, क्या जनता किसे पसंद कर रही है, क्या होना चाहिए ऐसे में? देखिए, माननीय शिव प्रताप यादव जी पिछली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी में माननीय शिवराज सिंह यादव थे, वो भी टिकट के दावेदार थे। पिछला चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था। बहुत अच्छे नेता हैं, किसानों का काम करते हैं और उन्होंने बहुत काम भी किया है, तो वो भी दावेदार थे। मूल रूप से तीसरे सचिन यादव। सचिन यादव की बात में करना चाहूंगा, एंट्री कहां से हुई। सचिन यादव राजनीति में तो काम कर ही रहे थे, थोड़े बहुत थे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। 2019 में आपको याद होगा शुक्राबाद में एक रैली की गई थी माननीय प्रभु साहब खिलाफ, के पोल खोल रैली, तो उसका नेतृत्व जो कर रहे थे माननीय हरिओम यादव जी, पूर्व विधायक शेषागंज से, वो कर रहे थे और उसमें किया। तो जब इस तरह हो रहा था, उन्हीं के पैरेलल एक जसराना में रैली करनी थी। तो उस समय का जो बीड़ा था बड़ा रिस्केबल था कि जनता को उस समय रोक पाना और भीड़ में बुला लेना, दोनों जिम्मेदारियां थी कि पहले तो वहां जाने से रोकना और दूसरा यहां एक पैरेलल रैली को करना और सफल करना। ये दोनों बातें बड़ी चैलेंजिंग थी। तो सारे नेताओं में सचिन यादव ने वो बीड़ा चबा और वो रैली को कराने का काम किया और सफल आयोजन किया उन्होंने। मैं कोई सचिन यादव का एजेंट नहीं हूं, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं सचिन यादव का एजेंट नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं। सचिन यादव से मेरी कोई न निकटता है न मेरी कोई घनिष्ठता है, मेरे सारे लोगों से संबंध है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, न कोई ये समझ जाए कि कोई मैं सचिन यादव का एजेंट हूं या सचिन यादव का समर्थक हूं। लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया, उसके बाद में जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी। जब कोई व्यक्ति मेरे प्रति कार्य करेगा, तो लगातार 3 लोग जो थे बहुत मजबूत दावेदार थे। अब 3 लोगों में जाकर के ऐसा लगा कि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने माननीय शिव प्रताप यादव जी के ऊपर विश्वास किया था और वो एन वक्त पे जाके चुनाव हार गए। तो समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाना चाहती है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना चाहती है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उन्होंने शिव प्रताप यादव की जगह पे उन्होंने मानी इनको सचिन यादव को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में बहुत सारे पद होते हैं, एडजस्टेबल मामला होता है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो है शिव प्रताप यादव को कहीं इग्नोर कर रही हो, वो समाजवादी पार्टी कहीं शिवराज सिंह यादव को इग्नोर कर रही हो, समाजवादी पार्टी किसी अन्य नेता को कहीं इग्नोर करने का काम कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। लेकिन चूंकि इस समय उनको हर सीट जीतने का उनको लक्ष्य जो बना रखा है, क्योंकि अखिलेश यादव को सरकार, जैसा मैं मान रहा हूं, मैं कोई समाजवादी पार्टी का तो नहीं है कि मैं कोई कार्यालय से आ रहा हूं या अखिलेश यादव की मुझे जानकारी है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं कोई भी किसी भी जगह पे वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने सचिन यादव को टिकट दिया है। और सचिन यादव की, जैसी कि मेरी जानकारी है, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, योग्य व्यक्ति हैं, राजनीतिक माहौल उन्होंने देखा है। उनके चाचा ने 4 बार यहाँ जसराना की एमएलएगिरी की है, तो उनको वो सारी चीजें उनके बचपन से उनके दिमाग में हैं। और तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का कोई निर्णय ऐसा है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि माननीय शिवराज सिंह यादव जी, शिव प्रताप यादव जी दोनों ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, दोनों ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर लोग हैं, दोनों को ही समाजवादी पार्टी का सम्मान है, समाजवादी पार्टी में स्थान है दोनों लोगों को। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई इग्नोर हो या समाज से कोई उपेक्षित हो। अच्छा शास्त्री जी, हम देख रहे हैं अक्सर जगह जगह हम जा रहे हैं, कहीं कहीं विरोध भी दिख रहा है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी अपनी बात को रख रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें युवा नहीं, हमें बूढ़े बुजुर्ग चाहिए। और जहां हम दूसरी जगह जा रहे हैं, युवा वहां कह रहा है कि हमें युवा अपना विधायक चाहिए। तो ऐसे में ये घमासान कैसे सिमटेगा, कैसे मनाया जाएगा जनता? अच्छी बात पूछी आपने। बुजुर्ग घर में हम और आप देखते हैं, जब युवा होते हैं तो बुजुर्ग हमेशा डांटने का काम करते हैं,
युवाओं को डांटते हैं। और मैंने तो अक्सर कहते देखा है कि समाज में 90% हमारे बुजुर्ग यानी पिता ये कहते हैं, अरे कि हमारे मरने के बाद देखना आज तुम कटोरा लेके भीख मांगोगे। ये लोग एक समाज में इस तरीके की प्रथा रहती है, तो बुजुर्ग हमारे चिंतित होते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि नया ये लड़का है, युवा है, पहली बार चुनाव में आया है, तो कहीं खतरा ना हो जाए। हमारे बुजुर्ग जो भी इस पर जो लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनकी चिंता जाहिर है, और वो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय बाद उनको लगेगा, बोले नहीं हमारा निर्णय सही था। समाजवादी पार्टी यानी हर व्यक्ति को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। यहां कोई प्रत्याशी नहीं है, यहां प्रत्याशी सिर्फ एक है, अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी लोगों का जो ओपिनियन है वो केवल और केवल अखिलेश यादव के लिए, कोई सचिन के लिए नहीं है, कोई शिव प्रताप के लिए नहीं है, कोई शिवराज सिंह के लिए नहीं है, कोई यहाँ प्रत्याशी का इशू नहीं है। यहाँ इशू केवल और केवल अखिलेश यादव का है। बिल्कुल, जैसे कि फिरोजाबाद की बात है, अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, इधर एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वहीं बहन मायावती जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। तो प्रदेश की राजनीति तो बहुत बड़े लेवल पर है, लेकिन हम जनपद की अगर बात करें और खासकर विधानसभा जसराना की, तो ऐसे में जब आपस में दो लोगों में और एक ही पार्टी के दो लोगों में घमासान हो रहा है टिकट को लेके, वहीं भाजपा के प्रत्याशी में फिर कैसे कंपटीशन होगा? कैसे नहीं, मैं आपने मेरे को ठीक पूछा, मैं पहले बता भी चुका हूं और समझा चुका हूं। यहाँ एक संयोग बता दूं मैं आपको। 1993 में जो वर्तमान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सचिन यादव जी, उनके चाचा यानी रामवीर सिंह यादव जी, तब सचिन यादव बहुत छोटे हुआ करते थे, तो रामवीर सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। और ये प्रकृति का कोई संदेश है, प्रकृति का कोई योग है, कोई प्रकृति का ऐसा विधान है, कोई ऐसी व्यवस्था है जो प्रकृति अपना नया संदेश दोबारा फिर दे रही है और एक नया इतिहास लिखने का काम कर रही है। और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से माननीय प्रोफेसर केपी सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह जी। मानवेंद्र प्रताप सिंह जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे और माननीय रामवीर सिंह यादव जो सचिन यादव के चाचा हैं। तो दो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि माननीय रामवीर सिंह का पुत्र रूपी भतीजा इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, और प्रोफेसर केपी सिंह जो 1993 भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी थे, उनके पुत्र इस समय भारतीय जनता पार्टी से। वही स्थिति 1993 वाली पुनः पुनरावृत्ति प्रकृति कर रही है। तो संदेश 2022 में आ रहा है यह मामला। तो मुझे लग रहा है प्रकृति फिर कोई नया इतिहास लिखने जा रही है, नया संदेश। साथ ही साथ एक बात और बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं या उनके कुछ कट्टर समर्थक इसके बात कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय प्रोफेसर केपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और कई बार फिर चुनाव लड़े। उनके पुत्र इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं माननीय मानवेंद्र प्रताप जी। उनके स्कूल में जाके पट्टियां गिन लेना, कभी आप मौका लगे तो मोर्चा में जाके चले जाना। वहां रामवीर सिंह यादव की कितनी पट्टियां लगी हुई हैं, जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हुआ करते थे, कितनी निधि उन्होंने माननीय रामवीर सिंह यादव से अपने विद्यालय में लगाई है। समझे साहब? तो यहां कोई ऐसा विद्रोह नहीं है। हाँ, जातिगत बहुत बड़े स्तर पर जातिगत मामला रहता है, विद्वेष रहता है, लेकिन उतना ही रहता है जो जितना कि प्रोफेसर केपी सिंह ने रामवीर सिंह खिलाफ चुनाव लड़ा। और सबसे अधिक निधि अगर किसी को जसराना क्षेत्र मिली है तो माननीय प्रोफेसर केपी सिंह जी को मिली है। एक बड़ा सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी शास्त्री जी, अगर शिव प्रताप जी निर्दलीय चुनाव लड़ते तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? जो थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला है, मेरे लिए शिव प्रताप जी भी उतने ही आदरणीय हैं जितने सचिन यादव। तो मैं इस पे तो डायरेक्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि किसी को असंतुष्ट करना मेरा उस स्वभाव में नहीं है। मेरे लिए कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा तो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। और वैसे हाँ ये है कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं 2-3 बार बता चुका हूं, पहले भी विरोध हो चुका है, पहले भी लोग चुनाव लड़ते रहे, उतना ही अंतर रहेगा। और इसमें थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगा। अच्छा शास्त्री जी, चलिए हमने तमाम राजनीति, प्रत्याशी, टिकटों पर सब पे बातें की, लेकिन अब सवाल और बड़ा मुद्दा ये है, विधायक किसी भी पार्टी का हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता चाहती है विकास, युवा चाहता है नौकरी, रोजगार, उसका जो शहर है वो चमके, शिक्षा, स्कूल बने, अस्पताल बने, तमाम ऐसी चीजें बने। तो ऐसे में जनता कैसे विकास होगा, कैसे हमारा ये जो जसराना है वो विकासशील बनेगा? जसराना का विकासशील कैसे बनेगा? जसराना विकासशील बनेगा जब हमारे यहाँ विद्युत की समस्या दूर होगी। हमारे 8 घंटे दिन में और 8 घंटे रात में बिजली आती थी, उस समस्या का समाधान किया समाजवादी पार्टी ने। हमारा बिजली घर बहुत छोटा सा हुआ करता था, एक ट्रांसफार्मर रखा रहता था, वो एक बड़ा बिजली घर बना। उसके बाद में एक बड़ा पावर सेंटर और बनाया गया जसराना में, मंडी समिति के ठीक पीछे। जसराना में मंडी समिति बनाई गई समाजवादी पार्टी में। जसराना के विकास के लिए बहुत बड़ा काम, एक बाईपास जो रोड बनवाया गया इस सरकार में,
बाईपास का निर्माण नहीं करा पाए, बाजार में पूरे में जाम रहता है और उसमें आज गड्ढे कितने बड़े बड़े हो गए, आप कभी निकल सकें तो वहां से निकलिएगा, जरूर उसको देखिएगा। दूसरा एक बाईपास बनाया पचवा रोड से लेकर के, और ये हमारे पुराने जो नया वाला जो रोड है उसमें आके मिलता है। इन 5 साल में उस पर कोई मुकदमा शायद कोई चल रहा है, कुछ लोगों ने जैसे बताया है, तो वो न कर पाते, इसी को थोड़ा चौड़ीकर करा के या इसकी मरम्मत करा के ये करा लेते, जसराना की समस्या का समाधान होता। एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जसराना से जब ये हाईवे निकल रहा था, ये स्टेट हाईवे जब 4 लेन हुआ था, ये 2 लेन हुआ, जो भी बड़ा सा चौड़ीकरण हुआ, तो जसराना का मार्केट पूरा खस रहा था। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जसराना के समाज को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि उन लोगों ने सब आरबी लैंड में बना रखी है, अपनी दुकानें बढ़ा रखी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाईपास बनवाएंगे, जसराना का विकास ऐसे होगा, चाहे वो मंडी समेत हो, चाहे वो आपका पावर हाउस हो, चाहे वो सड़कों का जाल हो, यही हमारे विकास के मुद्दे रहते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज पेंडत में गवर्नमेंट कॉलेज आया, पट्टी में जो बीडी वर्मा जी का है वहां पे भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जसराना में जीजीआईसी है, उसके बाद में वो अब इंटर कॉलेज हो गया। ये सारा काम किसने किया? पहले हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ 5 सालों में क्या हुआ? 5 साल में केवल ये हुआ, कितने स्कूल आए, कितने, जैसे कि कोरोना डेंगू आए तो कितने अस्पताल खुले, यहाँ पर कितने रोजगार की इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगी हुई। यहाँ समाजवादी पार्टी में यही तो दुख है, जसराना की तहसील की बिल्डिंग भी समाजवादी पार्टी में बनाई गई। जसराना में भाजपा में ही तो नहीं हुआ, यही तो बात है। यहाँ एक मोटरसाइकिल किसी की बंद हो गई, बोस भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने नहीं छुड़वा पाई। उदाहरण बता देता हूँ, जसराना में कोरोना काल में 2 बच्चे गुप्ता समाज के स्टड कर रहे थे, दोनों की मोटरसाइकिल सीओ साहब जसराना में थाने में पकड़ के ले गए। तो एक व्यक्ति आया था माननीय विधायक जी के पास गया, और एक व्यक्ति मेरे पास आया था। दोनों की मोटरसाइकिल सवेरे छोड़ी गई, माननीय विधायक जी ने जो मोटरसाइकिल की सिफारिश करी थी उस पर 500 रुपए का चालान कटा था, और शास्त्री ने जिसका फोन किया था उसकी निःशुल्क छोड़ी गई थी। ये जसराना के विधायक की मैं आपको हैसियत बता रहा हूं। तो फिर जनता क्यों दोबारा चुनेगी? बिल्कुल नहीं चुनेगी, काहे के लिए चुनेगी? क्यों चुनेगी? मेरी यही समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को क्यों चुनेगी? थोड़ा विवादित हो जाएगा। मैं बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में कितने लोगों की सिफारिश मैंने की है, कितने लोगों के मैंने काम निकाले। मैं थोड़ा सा वो कंट्रोवर्सी वाला कोई बयान नहीं देना चाहता। 5 साल तक लोग पछताए हैं। वो तो टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनका वर्तमान विधायक का। अगर नक कटा होता ना तो पता लगा। अभी मैं सुबह सुबह एक वीडियो देख रहा था, बुलंदशहर के कोई विधायक नहीं है, वो माफी मांग रहे हैं। कल 1 मिनट और सुन लीजिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने क्षेत्र में गए, उनको रेद लिया गया। कितने विधायक ऐसे हैं जो कूटे जा रहे हैं? अगर इन्होंने काम किया था, इनके विधायकों ने काम किया था, इनके मंत्रियों ने काम किया था, तो भैया कूटे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल शास्त्री जी ये भी है, सरकार के बालिकाओं, मौजूदा सरकार बालिकाओं पर, महिलाओं पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। वही हम देखते हैं, महिलाओं के बलात्कार भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर जसराना की बात करें तो जसराना में मौजूदा विधायक की धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख भी हैं। क्या मानते हैं, क्या उनके ब्लॉक प्रमुख बनने से बालिकाओं को आत्मनिर्भरता मिली? बालिका कितना आगे बढ़ी? कितने बालिकाओं को लिए नए आत्मनिर्भर के रोजगार या कुछ आया? नहीं, रोजगार तो कोई नहीं आया। माननीय ब्लॉक प्रमुख बनने आने से ये जसराना की ही नहीं बनी है, एका में भी ब्लॉक प्रमुख बनी है। ये तो समय के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से चुनाव हो जाता है, लेकिन बालिकाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। ये सरकारों की योजना है, पार्टी की योजना है, इसमें तो सारी लोग कर रही है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जसराना में एक भय का वातावरण है। हाथरस वाली घटना हुई, भय का वातावरण है। बलात्कारों की घटना कोई कम नहीं हुई है, इस सरकार में बढ़ी है। भय का वातावरण है लड़कियों में, बेटियों में। क्यों? कि ये सरकार निरंकुश है। कब बेटी के साथ बलात्कार हो जाएगा, कब उसका अपहरण हो जाएगा। जसराना में ही मैं बता रहा हूं, जसराना में ही एक हमारे वैश्य वर्ग की समाज की लड़की को फायरिंग करके जबरदस्ती यहां से एक व्यक्ति उठा के ले गया। लोग बात कर रहे हैं कहां लड़कियां सुरक्षित हैं। सरकार तो कहती है 12 बजे भी सुरक्षित है। मैं बता रहा हूं ना, जसराना में गलत कह रहा हूं तो आप पकड़ लीजिए, मेरी जुबान पकड़ लीजिए, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द गलत नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूं। और दूसरा समाजवादी पार्टी बात कर रहा हूं, जसराना में यादव बाहुल और लोधी बाहुल, दो यहां हमारा क्षेत्र है, जसराना विधानसभा समाजवादी पार्टी की सरकार रही। जसराना नगर की बात कर रहा हूं, जसराना में सबसे प्रसिद्ध बनखंडेश्वर मंदिर है। सोमवार के दिन लड़कियां 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक चलती हैं, कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जसराना में मां कामाख्या धाम बहुत प्रसिद्ध है, हमेशा लड़कियां, पूरे शहर की माताएं, बहनें, बेटियां आती हैं, कभी कोई आपराधिक घटना नहीं हुई। जसराना विंध्यवासिनी मंदिर यादव बाहुल क्षेत्र में कहीं नहीं। और तो और
रामलीला ग्राउंड जसराना का यादव बाउल क्षेत्र में है और बिल्कुल इंटीरियर में है। आज तक यादव बाउल क्षेत्र में होते हुए रामलीला हमेशा रात में होती है। कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, कभी किसी के साथ किसी ने जरा सा भी ऊंची आवाज में किसी लड़की से बात नहीं की। तो समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है कि भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है? कहा तो जाता है कि यादव गुंडागर्दी करते हैं, गुंडा राज होता है यादव में, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बलात्कार, छीना झपटी। मैं इन सारे सवालों के जवाब जानना। गुंडा राज कैसे कह सकते हैं? गुंडा राज मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, आपको उदाहरण दे रहा हूं। जब लड़कियां आती हैं कोई गुंडा ही नहीं है, और जो लड़कियां उठ रही हैं जिस शासन में आपके घर से भगाई जा रही हैं और पिस्टल के दम पे ले जा रही हैं, तमंचे के दम पे ले जा रहे हैं, तो वो गुंडागर्दी कहेंगे। अब आप कहने के लिए आप जो भी कहना चाहें, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। शास्त्री जी, देखा है कि ब्लॉक प्रमुख जो यहाँ की थी उनका यह भी कहना था, अभी कुछ दिन पहले यहाँ विकास को लेकर जनता, कचमई गांव की जनता ने ये कहा था, रोड नहीं तो वोट नहीं। तब वहाँ विधायक जी भी पहुंचे थे, उनकी ब्लॉक प्रमुख पत्नी भी पहुंची थी, संध्या जी। तो उनका ये कहना था हमें किसी का वोट नहीं चाहिए। तो इतना अहंकार क्यों? अहंकार, उनको ऐसा लग रहा था कि हमको पुनः टिकट मिलेगा और यादवों का वोट डाइवर्ट हो जाएगा और हमको वोट मिल जाएगा। उनके दिमाग में ऐसा रहा होगा शायद। वैसे उनका ये बाणी ये उनके अहंकार को दर्शाती है। अभी मैं सुबह का आज का अखबार पढ़ रहा हूं, शायद आपने पढ़ा होगा कि उड़ीसा में भी भारत सरकार एक मंत्री ने 2 अधिकारियों को कमरे में बंद करके पीटा गया है। उनको ये 5 साल तक केवल अहंकार वाली सरकार रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारे क्षेत्र के विधायक हो, चाहे प्रदेश सरकार के मंत्री हो, अहंकार में डूबे हुए रहे हैं। और ये शुरू से ही, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये तो उम्मीद भी नहीं थी सरकार को, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? समाज ने जो चेहरा देखा था केशव प्रसाद मौर्य का देखा था, ओबीसी का चेहरा देखा था, आपने लाके किसको कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने केशव देव मौर्य को किनारे करते हुए किसको चुनाव लड़ाने का प्रयास, वो मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया था? मनोज सिन्हा जी को। मनोज सिन्हा जी को चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया और वो जब तक बनारस में करते रहे तब तक योगी जी इधर पार्टी तोड़े दे रहे थे। योगी जी ने जबरदस्ती उधर मुख्यमंत्री पद का हथिया लिया। योगी जी का चेहरा तो कहीं पब्लिक की नजर में था ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा शास्त्री जी, बड़ा सवाल ये, अभी आपने कहा था हमारी इसी वार्ता में कि आप किसी पार्टी की, आपके पास सदस्यता नहीं है, ना आप किसी पार्टी को देखते, आप सच को बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक शास्त्री हैं, फिर योगी जी को क्यों पसंद नहीं करते? वो तो राम मंदिर बना रहे हैं, काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें, साधु संतों को ऊपर उठा रहे हैं। तो फिर एक साधु संत होने के नाते आप उन्हें क्यों लाइक नहीं करते? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कही है आपने, दुखती हुई रग को छू लिया है। आज समाज में साधु 2 तरह के हो गए हैं, एक तो साधु, एक सरकारी साधु। ये धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस समय। इस समय इतना खतरा है जो मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। सरकारी साधु हो गए और साधुओं में इस समय मैं लगातार अपने फेसबुक पोस्ट पे, मैं सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहता हूं, खासतौर पर फेसबुक पे। मैं हमेशा लाइव में के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से मैं हमेशा ये दिखाने का प्रयास करता हूं, साधुओं का ये काम नहीं है। साधुओं का काम है तटस्थ बात करना और धर्म की बात करना। सरकार का काम, जो मैं पहले कह चुका था, सरकार का काम होता है रोजगार, शिक्षा, इलाज, यानी कुल मिलाकर के विकास। धर्माचार्यों का काम है धर्म के लिए काम करना, सोए हुए समाज को, जो हमारे लोग भटक रहे हैं, उनको सद्मार्ग पे लाना, उनके अंदर संस्कार पैदा करना और धर्म का जागरण करना। लेकिन हो यहाँ विपरीत रहा है। साधुओं में एक कंपटीशन लग गया है कि मेरे यहाँ कौन से मंत्री ज्यादा आ जाएंगे, कौन से मुख्यमंत्री मेरे यहाँ घूम जाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा एक कंपटीशन है। कई साधु ऐसे हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत बैठना उठना है, वो केवल यही टेलर पूरे टाइम पे लगाए रहते हैं। उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं है, भजन से कोई लेना देना नहीं है, समाज के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि साधु समाज विकृति की तरफ जा रहा है। साधुओं की जमात निकला करती थी, आज जमात निकलना बंद हो गई, पब्लिक से मिलना बंद हो गए। उनके केवल आश्रम, होटल के जैसे उन्होंने आश्रम बनाने का उनके अंदर एक कंपटीशन बन गया है। बहुत आधुनिक सुविधाओं से, सुविधाएं लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप कहीं जाएंगे तो आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, आपके बाहर के जाने आने के लिए पैसा चाहिए, अब तो टोल पे भी पैसा लगते हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन धर्मचार्य का काम धर्म करने का होना चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं योगी जी को, वो योगी जी हैं जिन्होंने लाखों दिए जलाए अयोध्या में, और लोग सुबह उसके दीपक का तेल ढूंढ रहे हैं जी, उसके लिए तेल टिका दीपक ढूंढ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कॉरिडोर बना दिया, मुझे चिंता लग रही है उसी मंदिर को लेकर के। देवस्थानम बोर्ड बनाया था, आपको पता है?
वहां के पुजारी पंडाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तराखंड के, जिनके विरोध के कारण भारत सरकार को देवस्थानम बोर्ड को पुनः भंग करना पड़ा। इनकी बहुत बड़ी एक साजिश है। अभी तो हम सनातन धर्मी इतने मूर्ख हैं, समझ नहीं पा रहे हैं सरकार की। सरकार सब कुछ बेचने पे तुली हुई है और अब तो हमारे मंदिर को बिकने का नंबर आ गया है। कुछ बाकी और तो बचा नहीं है बिकने के लिए। अब मंदिर बिके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया जाएगा और हमको दर्शन करने का भी वहां शुल्क जमा करना पड़ेगा। कहा जाता है मौजूदा सरकार में, सरकार भी ये कहती है कि हम हैं तो हिंदू सुरक्षित है। आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगी, मैंने पढ़ा भी है, पहले सूफी संत एक ऐसे व्यक्तित्व होते थे, वो ऐसी शख्सियत होते थे कि जिस राह से वो निकल गए वो राजा महाराजा उनके गुणगान गाते थे। जिस रास्ते से वो निकल गए वहां एक शांति की, एक लोकप्रियता की, सुंदरता की खुशबू देखने को मिलती थी। लेकिन आज वही साधु संत देश के माहौल को खराब कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आखिर ये कब तक और कब, मात्र एक राजनीति के लिए, एक चुनाव के लिए, मैं ये इस पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। संत का होने का मतलब है, आचार्य होने का मतलब है शांति की संदेश देना। अब लोग कह रहे हैं कि खतरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊं, इस सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकार ने क्या काम किया? मदरसों को बढ़ाने का काम किया। एक अच्छा काम था। क्या कहा उन्होंने कि मदरसे में हम कुरान के साथ हम कंप्यूटर भी इनके हाथ में होना चाहिए, लैपटॉप भी इनके साथ में होना चाहिए, टैबलेट इनके हाथ में होना चाहिए। लेकिन अगर ये हिंदूवादी सरकार थी, हिंदू के लिए काम करना चाह रही थी, सनातन धर्म के आगे के विकास का काम करना चाह रही थी, तो कितने संस्कृत विद्यालयों को इन्होंने एड दी, कितने संस्कृत विद्यालयों को बढ़ावा दिया, कितने संस्कृत विद्यालय जिनकी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो गई, कितने उन्होंने मदद करने का काम किया। कौन सा काम किया? इस समय मंदिर बनाने से कभी भी कोई भी धर्म जिंदा नहीं रह सकता। मंदिर और मस्जिद बनाने से मुसलमान धर्म क्यों इससे मजबूत है? क्योंकि उनका बच्चा स्कूल जाने से पहले कुरान पढ़ता है, तब वो स्कूल जाता है। हमारे यहां आज किसी बच्चे को, वर्तमान पीढ़ी है, उसको हनुमान चालीसा याद नहीं है। क्यों? कि हम लोग संस्कारों से अलग हो गए, हमको भटका दिया गया है, हमको मंदिरों में भेज दिया गया है। तो मंदिर और मस्जिद से इस राजनीति केवल स्वार्थ सिद्धि पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, यहां पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी मैं यही बात कहना चाहूंगा, यहां विकास को गौर बनाना चाह रहे हैं। शुरुआत में हमारी आपकी बात हुई थी, विकास को दबाना चाह रहे हैं, जन कल्याण को दबाना चाह रहे हैं। यहां मुद्दा वो बात लौट फिर के फिर वही धर्म को ला करके पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। धर्म का काम धार्मिक लोगों को करना चाहिए, राजनीतिक लोगों को विकास का काम करना चाहिए, जन कल्याण का काम करना चाहिए। वो मार्ग भटक रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और साधुओं का जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है और खासतौर से सनातन धर्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत इसके भविष्य में आने वाले परिणाम बहुत खराब होने वाले हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल मेरा आचार्य जी आपसे रहेगा, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है? आपसे बात करके मुझे बेहद अच्छा लगा, क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक रियल हीरो कौन होता है, तो जब हम समाज में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, अक्सर मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे साधु संतों से मैंने बातचीत की है, लेकिन आपसे बात करके जो जीवन की सच्चाई, राजनीति, विकास और तमाम चीजों की जो सच्चाई, धर्म की सच्चाई, वो मुझे जानने को मिली। तो अब मैं जानना चाहती हूँ, क्या कुछ संदेश है, क्या कहना चाहेंगे, खासकर जसराना में आप रहते हैं? जी, मैं पहला निवेदन तो करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उसको राजनीतिक मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास रहने दें, शिक्षा रहने दें, पढ़ाई रहने दें। इस समय देखिए कि 10 बजे तक दारू का ठेका तो खुल सकता है, लेकिन विद्यालय 30 तारीख तक के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। लॉकडाउन में भी ऐसा रहा था, मायखाने खुले थे, स्कूल बंद कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल सभी नागरिकों को, सभी बुद्धिजीवियों को, समाज के ऐसे तबके के लोग जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि समाज में अच्छी सरकार बने, उनको बाहर निकल के आना चाहिए। उनको धार्मिक मुद्दा छोड़ करके, पोलराइजेशन छोड़ करके, उन्हें विकास का, जन कल्याण का भाव ध्यान में रखते हुए उन्हें वोट करना चाहिए। पहली बात। खासतौर से आपने कहा जसराना के लोगों के लिए, जसराना लोगों के लिए कहूंगा कि कौन एमएलए बनेगा ये विचार बाद में है। कल भी आपको यहीं रहना है, हमको भी कल यहीं रहना है, कल भी यहीं रहते थे, है ना। इस बात को भाव में रखते हुए जंग करनी है तो दिल खोल के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि दोबारा मिले तो शर्माना ना पड़े। हमें आपस में बेमनस्ता नहीं करनी है। उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं कि माननीय प्रोफेसर केपी सिंह जी रामी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और सबसे ज्यादा निधि प्रोफेसर केपी सिंह जी ने पाई। तो हम लोगों को पागल नहीं होना है,
किसी के बहकावे में नहीं होना है, किसी का हमें अंधभक्त नहीं होना है। हमको अपनी अपनी पार्टी का जिसमें श्रद्धा है, खुली इच्छा है आपकी, जिसमें श्रद्धा है भारतीय जनता पार्टी वोट करना चाहते हो करिए, जिसका करना चाहते हो वफादारी के साथ समर्थन करिए, गद्दारी मत करिए, लेकिन बेमनस्ता मत फैलाइए, आपस में मतभेद मत करिए, प्रेम से करिए और वोटिंग कराइए और चुनाव जो भी जीते उसका स्वागत करिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और मेरे सहयोगी का है, जसराना में विकास अब कौन कराएगा 5 साल? जसराना में जो विधायक होगा उसको कराना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक ने नहीं कराया तो भविष्य की तो मैं उम्मीद नहीं करता। समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा अगर विकास किसी ने किया तो माननीय रामी सिंह यादव ने किया, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक बनेंगे, वो जसराना में विकास करेंगे। और जो माहौल जिस तरह का है एक विकास का, या पूरे प्रदेश में जो माहौल है, हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर होगा। मैंने लिखा है कि मैं आखिर को वोट किसको करूं। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी शाम को कि मैं वोट किसको करूं। 300 यूनिट बिजली मेरे पड़ोस में, मेरे घर के बगल में ही कुछ कुम्हार समाज के लोग रहते हैं, बहुत गरीब हैं, जो सब्जी लगाने का काम करते हैं। तो अब आप बताइए, उनका बिल 1000 रुपए आता है, 1200 रुपए आते हैं, सब्जी बेच करके जो गुजारा कर रहा है, ठेल लगा के एक बच्चा उनका काम कर रहा है। अब बताइए वो 1100 रुपए, 1200 रुपए, 1800 रुपए कहां से दे दे? अगर उसको 300 यूनिट बिजली मिल जाएगी तो इसमें समाज का कल्याण है कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को, हमारी नई पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। मेरा भाई नौकरी में है, मेरे भाई की पत्नी नौकरी में है, उसकी 2004 वाली जो पेंशन थी, पुरानी पेंशन थी, 2005 में बंद कर दी गई, वो पेंशन बहाली हो जाएगी तो उनका बुढ़ापे का सहारा होगा। तो मैं क्यों उनको वोट न करूं? मैं खुद वित्तहीन विद्यालय का प्रिंसिपल हूं, कुछ मानदेय मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। तो इसमें गलत क्या है? तो मैं जो वोट करूंगा 300 यूनिट बिजली के लिए करूंगा, और मैं लोगों से कहूंगा कि 300 यूनिट बिजली के लिए करिए, अपने बच्चे के लैपटॉप के लिए करिए, अपने बच्चे के लैपटॉप के लिए करिए, जिससे आपका बच्चा हाथ का दस्तकार हो जाएगा। मैं आपको एक फोटो दिखाऊं तो अखिलेश यादव जी ने जो पिछली बार सरकार में जो लैपटॉप दिया था, उस बच्चे ने कहीं से मेरे फेसबुक से एक फोटो उठा लिया, बड़ा अच्छा सा कंप्यूटर पर निकाला। तो मैंने उसको पूछा, उसने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया वो फोटो। मैंने, बेटा तुम ये कहां से लेके आए? कि वो अखिलेश यादव जी ने हमारी बहन जी को, जो वो पिछली बार सरकार में दिया था, हमारी बहन को कंप्यूटर दिया था, वो लैपटॉप दिया था, उसी लैपटॉप से मैंने इसको बनाया था और मैं आपको फोटो गिफ्ट करके आया हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग रोजगार के युवा है, इंटर करने के बाद एक थोड़ा बड़ा हो जाता है, कहीं फोटो का काम कर सकता है, ऑनलाइन वाले जितने काम हो सकते हैं वो कर सकते हैं। गांव जो लोग, बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जानते हैं राशन कार्ड ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन बहुत सारे, जो अब तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है, गांव में बैठकर कर सकते हैं, तो उसकी समस्या का समाधान होगा और बच्चे को रोजगार मिलेगा। तो कंप्यूटर लेने के लिए काम करना है, शिक्षा के लिए काम करना है, दवाई के लिए काम करना है, सड़क के लिए काम करना है। ऐसी सरकारें जो करेंगी, वित्तहीन विद्यालय के हम लोग टीचर लोग हैं, इनको हमको पैसा मिलेगा, मानदेय मिलेगा हमको, तो हम क्यों न वोट करें? तो हमको वोट जो करना है तो 300 यूनिट बिजली के लिए, वित्तहीन विद्यालय के अध्यापकों को पैसा मिलेगा उसके लिए, पुरानी पेंशन बहाल होगी उसके लिए, शिक्षा का स्तर सुधरेगा उसके लिए, दवाई मुफ्त मिलेगी, इलाज हमारा मुफ्त होगा उसके लिए। हमारा इरादा यह है कि पानी, बिजली, रोजगार, पढ़ाई और दवाई, इसके लिए हम लोग वोट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो आचार्य जी से हमने बातचीत की, लगभग 1 घंटा हो गया होगा, और बात करके बेहद अच्छा लगा। तो ये प्रवीण कुमार आचार्य जी हैं, जिन्होंने अपनी लोकप्रियता खुद हमारे कैमरे के माध्यम से दर्शाई और क्या कुछ सच्चाई उन्होंने बताई। तो इसी तरह आज हमारा जो दौरा है वो विधानसभा जसराना में है, तो तमाम गाँव में जाएंगे। उससे पहले हमने आचार्य जी से बात की और उनसे शुरुआत की। तो अब अभी इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी विधानसभा की किसी और गांव में। तब तक के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।